तो आज हम लोग देखने हैं विदेशी भाषा के एक ऐसे वर्ड जिसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। वो वर्ड है इरेटम। जी हाँ, क्या है वर्ड, क्या है इरेटम, जिसका मतलब क्या होता है भूल, मिस्टेक। यानी जब कहीं पे छापे खाने पे क्या होता है कि कोई चीज प्रिंटिंग हो रहा है और वो मिस्टेक हो गया तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इरेटम। क्या कहा जाता है, इरेटम कहा जाता है। तो एक एक अगर भूल हुआ तो इरेटम, और एक से ज्यादा भूल हुआ तो इरेटम। अब इसका हम लोग यूज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ इरेटा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि ऑल द इरेटा हैव बीन करेक्टेड, और नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द इरेटम्स हैव बीन करेक्टेड। अब आप लोग बताइए दोनों में से कौन सा सही है। तो मैं बताऊंगा कि पहला वाला सही है और सेकंड वाला गलत है, यानी रॉन्ग है। आप कहोगे कैसे सर, इसमें भी आप देखिए तो ये इरेटा मान के चलिए आप कहते हैं प्लूरल तो ये है, इसमें भी तो ऐसे लगा करके इसका प्लूरल बना दिया गया। तो नहीं बाबू, तो ऐसा नहीं है कि सब में ऐसे लगा करके उसका प्लूरल बनेगा। तो इसीलिए इसका जो प्लूरल होता है इरेटम का, इरेटा होता है। क्या होता है, इरेटम का प्लूरल इरेटा होता है। इसीलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है और सेकंड वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ऑल तक का मतलब होता है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे इरेटम्स नहीं बन सकता है, इसीलिए गलत हुआ और फर्स्ट वाला सही हुआ। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं एक ऐसे वर्ड का प्लूरल कैसे बनता है जिसका नाम है एलुमिनी। जी हाँ, क्या है, एलुमिनी। तो ध्यान दीजिएगा, एलुमिनी एलुमिनस से बना हुआ है एलुमिनी। एलुमिनस का मतलब होता है स्टूडेंट। क्या होता है, स्टूडेंट होता है। तो देखिए इसका यूज हम लोग देखते हैं। तो एक सेंटेंस है कि द ओल्ड एलुमिनी ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि द ओल्ड एलुमिनस ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर। अब दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि भाई साहब द ओल्ड एलुमिनी और द ओल्ड एलुमिनस, तो स्टूडेंट अगर पुराने हैं तो एक की बात तो नहीं होती है कि क्या कहा जाता है हिंदी की कॉलेज के पुराने छात्र प्रति वर्ष यानी हर साल एक ही जगह पर या एक ही स्थान पर मिलते हैं। तो क्या यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस सही है कि दूसरा वाला सही है, कौन सा सही है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। आपको लगेगा क्यों सर ऐसा कैसे, तो देखिए पहला वाला में क्या कहा जा रहा है कि ये प्लूरल का यूज हो रहा है, और सेकंड वाला में जो है वो सिंगुलर का यूज हो रहा है, सिंगुलर नाउन का, जो कि गलत है। क्योंकि द ओल्ड एलुमिनी का मतलब हुआ कि कॉलेज के सभी छात्र, यानी जितने एक साल में पढ़े होंगे वो सब के सब लगभग सब एक जगह पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एलुमिनस नहीं होकर के एलुमिनी हो जाएगा। तो क्या एलुमिनस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए जैसे ये सेंटेंस है कि आई हैव बीन द एलुमिनस ऑफ दिस कॉलेज, यानी मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूं या रह चुकी हूं। तो इस तरीके से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक ऐसे वर्ड का यूज जो सिंगुलर में एक्सिस होता है और प्लूरल में एक्सेस होता है। सिंगुलर में एक्सिस और प्लूरल में एक्सेस, जिसका मतलब होता है धूरी। क्या होता है, धूरी। तो देखिए एक्सिस का प्लूरल क्या होता है, एक्सेस। इसका यूज हम लोग देखेंगे तो पहला सेंटेंस है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सिस, एक्सिस। और सेकंड है ऑल देयर प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सेस। अब बताइए दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, ऊपर वाला फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट सेंटेंस गलत है और सेकंड सेंटेंस सही है। थर्ड एक और है कि द अर्थ ऑल्सो मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ये भी सेंटेंस सही। आपको लगेगा कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें ऑल द प्लैनेट्स की बात हुई है। तो ऑल द प्लैनेट्स मतलब सभी, तो जब एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एक्सिस का। लेकिन फर्स्ट में क्या एक्सिस का यूज है, एक्सिस सिंगुलर है, इसीलिए एक्सिस का यूज नहीं होकर के एक्सेस होना चाहिए, जो कि सेकंड सेंटेंस में, और इसीलिए सेकंड सेंटेंस सही है और फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा एक और, द अर्थ आल्सो मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक की बात हो रही है और इसीलिए एक्सिस का यूज सही है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड सेंटेंस सही है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले एक वर्ड जो है एनालिसिस। जी हाँ, कौन सा वर्ड है, एनालिसिस। ये सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है एनालिसिस। एनालिसिस सिंगुलर और एनालिसिस प्लूरल होता है। इसका हिंदी होता है विश्लेषण। अब देखिए विश्लेषण हिंदी रटने से काम चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, विश्लेषण तो हम समझ लिए, यानी एनालिसिस का मतलब विश्लेषण रख लिए। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी काम को, जैसे बड़ा सा काम, जटिल काम रहता है, उसको क्या करेंगे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके, और उसको जब समझा जाता है या समझते हैं तो उसी को कहते हैं एनालिसिस करना। तो रुको अभी हम एनालिसिस करके बता देते हैं तुमको। तो एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी काम को, जो बड़ा सा काम है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके और उसको समझना, क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। जैसे देखिए एक लेबर होता है, वो 3 मंजिल ऊपर उसको क्या ले जाना है,
ईटा ले जाना है, ठीक है, नीचे से उसको 3 मंजिल ऊपर तक क्या ले जाना है, ईटा ले जाना है। तो क्या करेगा, जितना पूरा टेलर का ईटा सब माथा पे लाद के तब ले जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, 10-10, 5-5 करके वो ईटा अपने सर पे रखेगा और फिर धीरे-धीरे ले जाएगा। तो क्या किया, एक बड़े से काम को छोटे-छोटे पार्ट में बाँट दिया, एक बड़ा काम को छोटे-छोटे पार्टों में बाँट दिया और फिर कर लिया तो अच्छे से हो गया। तो यहाँ भी एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई काम या कोई पार्ट या किसी भी चीज को जो बड़ा है उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझना क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनालिसिस। क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। तो एनालिसिस का प्लूरल होता है एनालाइसिस, यानी कि ISIS में SIS के जगह पर SES लग जाता है। क्या लग जाता है, SES। तो ये हो गया प्लूरल, एनालिसिस प्लूरल और एनालिसिस सिंगुलर। अब हम लोग इसका यूज देखते हैं, इसका यूज कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ एनालिसिस एंड एनालिसिस। तो कहा जाता है कि द एनालिसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज इजी, यानी सिंपल सेंटेंस का विश्लेषण यानी सिंपल सेंटेंस को समझना आसान होता है, बट द एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं यानी मिश्रित वाक्य और कंपाउंड सेंटेंस यानी ज्वाइंट सेंटेंस, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ज्वाइंट सेंटेंस जिसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, इन दोनों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जल्दी समझ। अब इतना बड़ा सेंटेंस हम आपको देते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ यहाँ पे हम लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि द एनालिसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज इजी बट द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट। यानी सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस करना आसान है, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एनालिसिस करना डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे तो यूज हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे तो यूज हुआ है एनालिसिस, लेकिन उसी सेंटेंस में यहाँ पे यूज हो गया एनालिसिस। ऐसा कैसे सर, ऐसा इसीलिए यहाँ पे एक सेंटेंस की बात हो रही है ना, कि द एनालिसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, एक सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, एनालिसिस यानी सिंगुलर वर्ड का यूज हुआ है। लेकिन वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या है, आगे कहा जाता है कि द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक वर्ड, और एक कंपाउंड, दो वर्ड, यहाँ पे सेंटेंसेज है, इसी वजह से यहाँ पर एनालिसिस नहीं एनालिसिस लगा है, और ये सेंटेंस 100% सही है। एक और सेंटेंस है, देखते हैं उसमें कुछ गलतियां हैं क्या, एक मिनट देखिए। कहता है कि द एनालिसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज इजी, यहाँ तक तो सभी बात सही है। द एनालिसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज इजी, यानी सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना आसान है, ठीक है। लेकिन आगे उसके बाद कहता है कि but the analysis of complex and compound sentences are very difficult। भाई साहब ये गलत है सेंटेंस, आपको लग रहा है ऐसे कैसे गलत है सर, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक सेंटेंस की बात, तो यहाँ पे एनालिसिस तो सही है, लेकिन आगे चलते हैं यहाँ पे भी एनालिसिस ही है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक यानी मोर देन वन सेंटेंस का यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का यूज हो रहा है, इसी वजह से मोर देन वन सेंटेंस है, यहाँ पे एनालिसिस नहीं होकर के एनालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। तो आज हम लोग देख रहे हैं बैसिलस को, जी बैसिलस का प्लूरल क्या होता है, बैसिली, बैसिलस सिंगुलर और बैसिली प्लूरल। इसका हिंदी मतलब होता है हानिकारक जीवाणु। क्या होता है, हानिकारक जीवाणु होता है, ठीक है। तो हानिकारक जीवाणु होता है, इसका यूज क्या है बैसिलस का, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे बैसिलस का यूज करते हैं और कहाँ पे बैसिली का यूज करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ बैसिलस एंड बैसिली, तो देखिए जब बैसिलस तब आएगा जब सिंगुलर होगा, और बैसिली तब आएगा जब प्लूरल होगा। तो जब एक की बात होगी ना तो क्या आ जाएगा, जब एक की बात होगी तो आ जाएगा बैसिलस, और जब मोर देन वन यानी एक से अनेक की बात होगी तो आ जाएगा बैसिली। सेंटेंस देखिए समझ में आएगा। कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैसिली, यानी हैजा जो है ना, हैजा वो कीटाणुओं के द्वारा फैलता है, हैजा विषैले या हानिकारक कीटाणुओं के द्वारा फैलता है। तो ये बात तो सही है सर, क्योंकि बहुत सारे कीटाणुओं की बात हो रही है। नेक्स्ट है कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैसिलस, ये गलत है। क्यों गलत है, कि कॉलरा किसी एक जीवाणु के बाद एक जीवाणु से नहीं फैलता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैसिली सही है सेंटेंस, कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैसिलस गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है, क्योंकि एक कीटाणु के द्वारा ये नहीं फैलता है, एक कीटाणु से नहीं फैलता, इसलिए ये सेकंड वाला सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया, सेकंड वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ऊपर वाला सेंटेंस
सही है, ठीक है। अब एक और देखिए जरा, कहता है कि दिस बैसिलस इज वेरी डेंजरस, यानी यह कीटाणु बहुत खतरनाक है, ये भी सही है। तो देखिए जब एक की बात होगा ना तो बैसिलस यूज होगा, लेकिन मोर देन वन अगर एक से अनेक की बात होगा तो बैसिली यूज होगा। क्या यूज होगा? बैसिली, ठीक है। तो जब एक की बात होगा तो बैसिलस और एक से अनेक की बात होगा तो बैसिली का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर से आज हम लोग एक वर्ड को देखते हैं जो है बैंडिट। जी हाँ, बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा। क्या होता है? लुटेरा। द पर्सन हु लूट्स एनीथिंग इज कॉल्ड लुटेरा, यानी वह आदमी जो किसी चीज को लूट लेता है, दिन दहाड़े ले जाता है अपने पावर से, उसी को क्या कहते हैं? लुटेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लुटेरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंडिट। वैसे रॉबर भी होता है, डकैत भी होता है, लेकिन बैंडिट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लुटेरा। तो इसका प्लूरल होता है बैंडिट्स और बैंडिटी। बैंडिट्स और बैंडिटी इसका प्लूरल होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसका यूज देखते हैं। क्या देखते हैं आप? यूज देखते हैं इसका कहाँ कहाँ होता है। तो यूज ऑफ बैंडिट, बैंडिट्स एंड बैंडिटी, तो ये तीनों का यूज हम लोग देखने वाले, बैंडिट, बैंडिट्स और बैंडिटी का। देखिएगा पहला कि यू आर ए बैंडिट, तुम एक लुटेरे हो। भाई सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्या है कि ऑल द बैंडिट्स, यानी जितने भी बैंडिट्स लुटेरे थे, या बैंडिटी, क्योंकि इसका दो प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा। बैंडिट्स और बैंडिटी दोनों इसका प्लूरल होते हैं। तो ऑल द बैंडिट्स या ऑल द बैंडिटी वेयर कॉट, यानी पकड़े गए, एंड हैंग्ड, और उनको फांसी दे दी गई। यानी जितने के जितने, मतलब सभी के सभी लुटेरे पकड़े गए और सबको फांसी दे दी गई। तो बात तो सही है भाई, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बैंडिट्स या बैंडिटी लगा है। लेकिन एक और सेंटेंस है, उसको देखिएगा ना तो उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखिए, ऑल द बैंडिट वेयर कॉट एंड हैंग्ड, नहीं ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑल द बैंडिट मतलब सभी लुटेरे, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर सभी लुटेरे में क्या हो जाएगा कि बैंडिट में एस लग जाता तो सही हो जाता, या बैंडिट की जगह पे बैंडिटी भी रहता तो सही हो जाता। क्या हो जाता? तो ऑल द बैंडिट्स वेयर कॉट एंड हैंग्ड, यानी सभी लुटेरे पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई। ये सेंटेंस भी अब सही हो गया। तो आज हम लोग फिर से एक वर्ड का यूज देखने वाले हैं। जी हाँ, एक वर्ड का यूज देखने वाले हैं जो है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का यूज देखने वाले हैं इसमें। जो बैक्टीरियम का प्लूरल क्या बनता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मींस वन और बैक्टीरिया मींस मोर देन वन, ठीक है। तो चलिए डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरिया। तो इसका हिंदी क्या होता है? कीटाणु होता है। बैक्टीरियम का हिंदी क्या होता है? कीटाणु। और बैक्टीरिया का एक से अनेक कीटाणु। बैक्टीरियम मीन्स एक कीटाणु और बैक्टीरिया मीन्स अनेक कीटाणु, ठीक है। देखिए इसका यूज क्या है, तो कहा जाता है कि यूज ऑफ बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरियम और बैक्टीरिया का यूज देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि इट इज नॉट हार्मफुल बैक्टीरियम या बैक्टीरिया। क्या होगा? तो बाबू जब एक की बात होगा ना तो बैक्टीरियम आएगा, बैक्टीरिया कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैक्टीरियम एक है और बैक्टीरिया अनेक है। अनेक को कैसे एक के साथ ला सकते हैं? नहीं आएगा, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर ना आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इट इज नॉट ए हार्मफुल बैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? इट इज नॉट हार्मफुल बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया नहीं होगा, गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? अब इट इज नॉट हार्मफुल बैक्टीरियम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरिया इन वाटर। पानी में अनेक, पानी में अनेक क्या रहते हैं? यूजफुल, यानी उपयोगी कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आगे देखिएगा तो एक और सेंटेंस लिखिए देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरियम्स इन वाटर। अब कुछ दिमागी होगा जो क्या करेगा? दिमाग लगाएगा। सर एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो बाबू ध्यान दो, हम इससे पिछले जो लॉन्ग वीडियो था उसमें हम सारी बातें क्लियर कर दिए। कहाँ पर बैक्टीरियम होगा, कहाँ पे मतलब एस लग के उसका प्लूरल बनेगा, और कहाँ पे एस को हटा करके, यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स को हम बताए हुए हैं कि यूएम के बदले में, यूएम के बदले में सिर्फ ए लगा करके उसका बुलडल बनाया जाएगा। तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए और समझिए, सारी बातें हम एक एक करके सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरियम्स, बैक्टीरियम्स कभी बनता ही नहीं है बैक्टीरिया का प्लूरल, तो इसलिए सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा? बैक्टीरियम्स की जगह पर ये यूएम प्लस एस को हटाना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ए, यानी बैक्टीरिया। तो अब ये सही हो गया, पहले वाला सेंटेंस के जैसा ही हो गया, है ना। सेकंड सेंटेंस जो है वैसा ही थर्ड सेंटेंस भी हो गया, तो अब सही है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया वर्ड को देखते हैं। जी हाँ, एक वर्ड जो है क्राइटेरिया। क्या है?
क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया, क्राइटेरियन सिंगुलर और क्राइटेरिया प्लूरल है। इसका हिंदी होता है कसौटी। क्या होता है? कसौटी। अब ये तो समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझिए। कसौटी का मतलब होता है मानदंड या मापदंड, किसी चीज को नापने का जो लेवल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्राइटेरियन। क्या कहते हैं? क्राइटेरियन कहते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। ध्यान दीजिएगा तो समझ में सारी बातें आ जाएगी। इसका हम लोग पहले यूज देखते हैं, यूज ऑफ क्राइटेरियन एंड क्राइटेरिया। तो देखिए एक सेंटेंस है कि ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, यानी ईमानदारी चयन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्या है? ईमानदारी चयन का यानी सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कसौटी है। जो आदमी ईमानदार होता है, जो आदमी पूरे दिलो जान से मेहनत करता है, उस आदमी का सिलेक्शन गारंटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज कहा जा रहा है कि ईमानदारी जो है ना वो एक क्राइटेरिया है। किस चीज का? सिलेक्शन का। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, यानी ऑनेस्टी ईमानदारी क्राइटेरिया है किस चीज का? सिलेक्शन का। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि देयर आर मेनी क्राइटेरिया टू जज प्योर वाटर, यानी शुद्ध जल को नापने का बहुत सारा कसौटियां हैं। शुद्ध जल को नापने की बहुत सारी कसौटियां, यानी अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्योर जल के बारे में पता कर सकते हैं, यानी शुद्ध पानी के बारे में कि ये पानी ठीक है हमारे बॉडी के लिए या हार्मफुल है, उस चीज को पता करने का बहुत सारा क्राइटेरियन है। तो बहुत सारा क्राइटेरियन होता है तो उसको क्राइटेरिया बोला जाता है। तो जब एक की बात होगा तो वहां पे क्राइटेरियन यूज होगा, और जब एक से ज्यादा की बात होगा तो वहां पे क्राइटेरिया यूज होगा। इसलिए समझिए ऑनेस्टी इज एन मतलब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन, ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, यानी ईमानदारी सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण कसौटी है। क्या है? कसौटी है। लेकिन दूसरा है देयर आर मेनी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू जज प्योर वाटर, शुद्ध वाटर को मापने का या पता लगाने का बहुत सारी कसौटियां हैं। लेकिन एक और सेंटेंस है जो दिमाग लगाने वाला सब लगाएगा कि देयर आर मेनी क्राइटेरियंस टू जज प्योर वाटर। यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं करके एस लगा करके प्लूरल बनाया क्राइटेरियंस, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक वीडियो था जिसमें हम बताए थे कि जिस वर्ड के लास्ट में यूएम रहता है, क्या रहता है? यूएम रहता है, उसका प्लूरल ए लगा करके, मतलब यूएम को हटा देंगे और उसी की जगह पर ए लगा के बनाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिए, ये बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले एक वर्ड को, जी हाँ, जो है क्राइसिस। क्या है? क्राइसिस, जिसका प्लूरल होता है क्राइसिस। क्राइसिस सिंगुलर और प्लूरल क्राइसिस होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है संकट। क्राइसिस का हिंदी मतलब क्या होता है? संकट, मुश्किल, मुसीबत। ध्यान दीजिए, इसका है यूज ऑफ क्राइसिस या क्राइसिस। क्राइसिस और क्राइसिस का हम लोग इसमें यूज देखने वाले हैं। भाई इसका यूज कैसे होता है? ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा रूल तो पढ़ लिए लेकिन उसका यूज नहीं जानते हैं ना। सिर्फ रूल पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रूल पढ़ने के साथ साथ उसका यूज भी आना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है कि द कंट्री इज फेसिंग क्राइसिस, यानी कोई भी एक कंट्री की बात की गई है कि देश अभी संकट का सामना कर रही है, कर रहा है। देश अभी संकट का सामना कर रहा है, यानी इसी समय वो संकट का सामना कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्राइसिस है। क्या है? क्राइसिस, एक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो क्या है? कि देयर आर मेनी क्राइसिस, देयर आर मेनी क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी क्या होता है? बहुत सारा कठिनाइयां आता है। आता है कि नहीं आता? तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होता है। लेकिन दूसरा एक और सेंटेंस है कि देयर आर मेनी क्राइसिसेस, क्राइसिसेस इन एवरी मैन्स लाइफ। ये सही है? नो, ये गलत है। क्यों गलत है? कि भाई क्राइसिस तो पहले से है ऑलरेडी, क्राइसिस, अब उसमें आप ईएस लगाते हैं, क्राइसिसेस, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो क्या करना है? या तो क्राइसिस, अगर एक की बात होगी तो क्राइसिस, और मोर देन वन की बात होगी तो क्राइसिस हो जाएगा, क्राइसिसेस नहीं। क्राइसिस, क्राइसिसेस नहीं यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द कंट्री इज फेसिंग ए क्राइसिस। नेक्स्ट, द देयर आर मेनी क्राइसिस, देयर आर मेनी क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ। तो ये सही है, लेकिन देयर आर मेनी क्राइसिसेस ये गलत है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नए वर्ड का यूज। जी हाँ, एक नए वर्ड का यूज जिसका नाम है डिक्टम। जो कौन सा वर्ड है? डिक्टम। और इसका प्लूरल क्या बनता है? डिक्टा। डिक्टम का प्लूरल क्या बनता है? डिक्टा, जिसका मतलब होता है सिद्धांत या प्रिंसिपल या नियम, यानी सिद्धांत या नियम इसका हिंदी होता है। किसका? डिक्टम का। तो देखिए इसका यूज क्या होता है।
यूज ऑफ डिक्टम एंड डिक्टा। तो पहले देखिए फॉलो माय डिक्टम यानी मेरे नियम को मानो, फॉलो माय डिक्टम या फॉलो माय डिक्टम, ये डिक्टा भी हो सकता है ना, फॉलो माय डिक्टा या फॉलो माय डिक्टम यानी मेरे नियम को पालन करो, मेरे नियम का पालन करो, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट फॉलो ओल्ड डिक्टा यानी पुराने नियमों को पालन करना नहीं करो या पुराने नियमों के पालन करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम बना रहे हैं कि पुराने नियमों को या पुराने सिद्धांतों को मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और सेंटेंस है कि ही गेव मी मेनी डिक्टम्स, कैसे डिक्टम्स होगा तो नहीं होगा, डिक्टम एक की बात होगी तो होगा, एक से ज्यादा की बात होगी तो डिक्टा भी सही है, लेकिन डिक्टम कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिक्टम डिक्टम का प्लूरल डिक्टम्स कभी नहीं बनता है, डिक्टम का प्लूरल डिक्टम्स कभी नहीं बनता है, इसीलिए डिक्टम्स नहीं होगा। कहीं पर अगर इसका यूज हो रहा है और हम लोग अनजाने में ये कह रहे हैं कि किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, पूरे वीडियो को देखना होगा, जो कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा थंबनेल, उसी वीडियो पे क्लिक कीजिए और देखिए, है ना, तो आप लोग को सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सीखते रहिए इसी तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।